हेलो स्टूडेंट्स। हम राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 पढ़ रहे थे, जिसमें सेक्शन 23 तक हम कवर कर चुके हैं। आज सेक्शन 24 से स्टार्ट करेंगे। क्या कहता है 24? ग्रांट ऑफ एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ मैन्युफैक्चर, यानी अनन्य विशेषाधिकार। तो एक्साइज कमिश्नर के पास में ये पावर है कि वो किसी भी पर्सन को एक्सक्लूसिव प्रिविलेज कर सकता है। किस चीज़ के लिए और किन चीज़ों को कर सकता है? तो एक तो कंट्री लीकर के लिए, फर्स्ट, सेकंड फॉरेन लीकर के लिए, थर्ड है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स। इन तीनों चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल पे सेल आउट करने के लिए या रिटेल पे सेल करने के लिए, इन तीनों चीज़ों के लिए एक्साइज कमिश्नर के पास में ये पावर है कि वो एक्सक्लूसिव प्रिविलेज किसी भी पर्सन को ग्रांट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 26। 26 क्या कहता है कि जिस पर्सन को एक्सक्लूसिव प्रिविलेज दे दिया गया उसके राइट की बात करते हैं सेक्शन 26। क्या कहता है सेक्शन 26? कि जो ग्रांटी है, यानी जो एक्सक्लूसिव प्रिविलेज का होल्डर है, वो व्यक्ति अपने इस एक्सक्लूसिव प्रिविलेज को लीज पे दे सकता है और असाइन कर सकता है। लीज पे देना यानी पट्टे पे देना, असाइन का मतलब होता है समनुदेशित, यानी ट्रांसफर करना, अपने राइट्स को ट्रांसफर कर देना। सेकेंड चीज ये कि जिस पर्सन को ये ट्रांसफर किया जा रहा है, तो क्या वो पर्सन आगे उसको अपने राइट में एक्सरसाइज कर सकता है? तो कर सकेगा, सेल एक्सरसाइज, लेकिन एक कंडीशन दे रखी है। जिस पर्सन को ऐसा ट्रांसफर किया जा रहा है या लीज पे दिया जा रहा है, वो पर्सन अपने राइट्स को एक्सरसाइज तब तक नहीं कर पाएगा जब तक कि जो एक्सक्लूसिव प्रिविलेज होल्डर है वो एक एप्लीकेशन नहीं दे देता कमिश्नर को, और उस कमिश्नर के द्वारा उस एप्लीकेशन पे लाइसेंस ग्रांट नहीं कर दिया जाता तब तक। यानी 26 में दो बातें निकल के आई। पहला, तो जो एक्सक्लूसिव प्रिविलेज का होल्डर है वो अपने राइट को, एक्सक्लूसिव प्रिविलेज को लीज पे दे सकता है और असाइन कर सकता है। सेकंड थिंग, जिसको दिया जा रहा है वो क्या फर्दर सब लीज पे दे सकता है या और किसी को असाइन कर सकता है? तो इसमें कहा गया है कि कर तो सकता है, लेकिन कब? जब होल्डर, जो एक्सक्लूसिव प्रिविलेज होल्डर है, वो एक्साइज कमिश्नर को एप्लीकेशन दे और उस एप्लीकेशन पर एक्साइज कमिश्नर लाइसेंस ग्रांट करे, तब ही जो सब लेसी जो है वो आगे फर्दर उसको फॉरवर्ड कर सकता है या सब लीज पे दे सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेक्शन 27 की। 27 बात करता है कि जो भी रिकवरी अमाउंट अगर ड्यू है तो उसकी रिकवरी कैसे की जाएगी। इसमें 3 पर्सन की बात हो रखी है। एक तो जो ग्रांटी है, यानी जो एक्सक्लूसिव प्रिविलेज का होल्डर है वो, दूसरा जो लेसी है, तीसरा जो असाइनी है। इन तीनों के पास में अगर इन्हीं के स्टेटस में, ठीक है, अगर इन्हीं के स्टेटस में कोई, यानी इन हिज कैपेसिटी, अगर कोई अमाउंट ड्यू है तो उसको कैसे रिकवर करेंगे? दो मेथड इसमें बताएं। एक तो उस तरीके से जैसे एरियर ऑफ रेंट है, यानी जैसे अपना कोई भी फील्ड किसी व्यक्ति को, किसी को भी आप को हम रेंट पे दे देते हैं, अब वो टेनेंट अपना रेंट दे नहीं रहा है तो उससे कैसे वसूल किया जाएगा? उसी तरीके से ये जो अमाउंट ड्यू है इसे वसूला जा सकता है, इसकी रिकवरी की जा सकती है। सेकेंड चीज ये कहता है कि कोई सिविल सूट लाकर भी उस अमाउंट ड्यू को रिकवर किया जा सकता है। ये सेक्शन 27। फिर आ जाते हैं हम चैप्टर 5 में, ड्यूटीज, फीस एंड सरचार्ज। सरचार्ज का पहले नहीं था, इसमें जो सेक्शन है सरचार्ज वाला, ये 28A बाद में ऐड हुआ था। 2020 में जो अमेंडमेंट हुआ था 1 जून 2020 को ये ऐड हुआ था सरचार्ज वाला। देखते हैं 28 क्या कहता है कि जो एक्साइजेबल आर्टिकल है उन पे जो ड्यूटी है वो कौन इम्पोज करेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट जैसा डायरेक्ट करेगा वैसी ड्यूटी इम्पोज की जाएगी।
और सिर्फ ड्यूटी नहीं, सिर्फ एक्साइज ड्यूटी नहीं, काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी की जा सकेगी, और उसका मोड डिफरेंट डिफरेंट रेट पे भी हो सकेगा, जो भी स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे उसके अकॉर्डिंग। सेक्शन जो 28 है वो बात करता है सरचार्ज की। सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज यानी चार्ज के ऊपर लगने वाला चार्ज, यानी जो ड्यूटी इम्पोज की गई है 28 में, उस ड्यूटी के ऊपर फिर से ड्यूटी लगा देना, उसको कहते हैं सरचार्ज। किस लिए लगाई जाती है ये? नेचुरल डिजास्टर में जो भी रिलीफ के लिए रिलीफ ग्रांट करने के लिए, क्या वो रिलीफ चलता रहे उसके लिए सरचार्ज लगाया जाता है। इसमें एक कंडीशन का ध्यान रखा जाता है कि जो 28 में जो दे रखा है रेट, उसके 50% ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर 20 में स्टेट गवर्नमेंट 100 रुपीज़ ड्यूटी इम्पोज करती है, तो 28A में सरचार्ज होगा 50 रुपीज़। इस तरीके से सरचार्ज होगा ये। और कब ऐड हुआ था? 1 जून 2020 को ये ऐड हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। 29 क्या कहता है कि जो ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट ने इम्पोज की है, स्टेट गवर्नमेंट जैसा प्रिस्क्राइब किया है वैसा इम्पोज किया गया है, उसका मैनर क्या होगा? वही जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करे, जो भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा वो हो जाएगा। 30 क्या कहता है? पेमेंट फॉर एक्सक्लूसिव प्रिविलेज। अगर एक्सक्लूसिव प्रिविलेज एक्साइज कमिश्नर किसी को ग्रांट कर रहा है, तो उसके कंसिडरेशन में पेमेंट भी लिया जा सकता है। उस लाइसेंस को इशू करने के लिए पेमेंट जो है वो एक्सेप्ट किया जा सकता है कंसिडरेशन के रूप में। ये सेक्शन 30 बात करता है। सेक्शन 30A बात करता है इंटरेस्ट पेएबल ऑन फेलियर टू पे एक्साइज रेवेन्यू। अगर रेवेन्यू को पे करने में कोई इंसान फेल हो जाता है, तब क्या प्रोसेस होगा? तो जो स्टेट गवर्नमेंट ने किसी भी ड्यूटी के लिए कोई भी फीस या कोई भी डिमांड कर रखी है, और वो डिमांड अगर नहीं की जाती है, तो जिस दिन ऐसी ड्यूटी, डिमांड या फीस नहीं पे की है, उसके जस्ट अगले दिन से ही सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। कितना? रेट 2% पर मंथ, हर महीने 2% ब्याज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये सेक्शन बात करते हैं 30A। चलते हैं आगे। 30A बात करता है कि जो लगा दी है, जो भी इंटरेस्ट 30 में इम्पोज किया गया है, क्या उसको कम किया जा सकता है? क्या उसको पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है? तो ये एक्साइज कमिश्नर का डिस्क्रिशनरी पावर है, में दे रखा है, यानी डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो चाहे तो रिड्यूस भी कर सकता है और वेव भी कर सकता है। लेकिन कब? अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि जो लेसी है वो, उसके पास में रीजनेबल कोज है कि वो पे नहीं कर सकता, उसके लिए जेन्युइन उसके पास में कोज है कि उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां हैं कि वो नहीं कर सकता, या फिर उसने उसने क्या, कोई भी अमाउंट जो ड्यू है उसकी रिकवरी में उसने पूरी हेल्प की है, कोऑपरेट किया है। रिकवरी, कोई भी अमाउंट की रिकवरी के लिए उसने पूरी तरीके से अगर कोऑपरेट किया है, तब भी ऐसी सिचुएशन में उसका जो इंटरेस्ट है उसे रिड्यूस किया जा सकता है और उसे वेव किया जा सकता है। फिर हम आगे चलते हैं चैप्टर 6। चैप्टर 6 क्या बात करते हैं? लाइसेंस, परमिट और पास, हम इसे बोलेंगे शॉर्ट में LLP। ठीक है। 31 कहते हैं फॉर्म एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस। किसी भी लाइसेंस का फॉर्म क्या होगा और उसकी कंडीशन क्या होगी? क्या क्या होगा? ऐसा जो LLP है, ठीक है, LPP सॉरी, लाइसेंस, परमिट और पास, वो अथॉरिटी के पास ऐसे किसी प्राधिकारी के द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा कोई भी पेमेंट अगर उसके लिए दे रखा है, तो वो फीस जो दे रखी है उसको पेमेंट करने के बाद में रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन जो भी इम्पोज कर रखी है उसके सब्जेक्ट टू रहते हुए, यानी उसके अधीन रहते हुए, जो भी फॉर्म दे रखा है,
जो भी पर्टिकुलर्स के साथ में वो फॉर्म दे रखा है उनके साथ रहते हुए, और जो भी टाइम पीरियड दे रखा है, और लास्ट, स्टेट गवर्नमेंट अगर अदर भी कोई रूल्स को प्रिस्क्राइब करे तो उसके अकॉर्डिंग ही डायरेक्ट किया जाएगा कोई भी पर्टिकुलर लाइसेंस, परमिट और पास। ये इसमें LLPP को ग्रांट करने के जो रूल्स है, प्रारूप होना चाहिए, क्या फॉर्म होना चाहिए, क्या कंडीशन होना चाहिए, इसके बारे में बात की गई है। 32 कहता है सेविंग क्लोज। सेक्शन 33 में चलते हैं। पावर ऑफ अथॉरिटी ग्रांटिंग लाइसेंस टू रिक्वायर एग्जीक्यूशन ऑफ काउंटर पार्ट एग्रीमेंट एक्सेट्रा, कि जो भी अथॉरिटी लाइसेंस को ग्रांट कर रहा है उसके पास में ये पावर है कि वो काउंटर पार्ट में उसको उस एग्रीमेंट को काउंटर पार्ट में एग्जीक्यूशन करने के लिए भी कह सकता है। ठीक है। और अगर कोई सिक्योरिटी मांगी जाती है तो वो सिक्योरिटी भी मांग सकता है। अगर कोई भी सिक्योरिटी अगर उसके लिए कही जाती है तो वो सिक्योरिटी भी ले सकता है, या फिर ये कह सकता है कि आप इसको काउंटर पार्ट्स में एग्रीमेंट को काउंटर पार्ट्स में एग्जीक्यूट कीजिए, या अगर कोई सिक्योरिटी है तो वो भी कर सकता है। जो भी ये उस अथॉरिटी की डिस्क्रिशनरी पावर होगी तो वो काउंटर पार्ट में करने के लिए कह सकता है, या फिर कोई भी अमाउंट अगर कोई भी डिपॉजिट के लिए सिक्योरिटी की डिपॉजिट की बात की जाए तो वो भी कर सकता है। 34 वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बात की गई है? पावर टू कैंसिल एंड सस्पेंड। अगर जो पर्सन ग्रांट कर सकता है LPP को, वह उसे सस्पेंड भी कर सकता है और कैंसिल भी कर सकता है। ठीक है। इसमें क्या बात की गई है? कुछ कंडीशन दे रखी है कि कब कब जो एक्साइज कमिश्नर है, जो भी रिस्ट्रिक्शन स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब्ड की है उसके सब्जेक्ट टू रहते हुए LPP को सस्पेंड और कैंसिल किया जा सकता है। कब कब? मान लीजिए जो होल्डर था उसने बिना परमिशन के, अथॉरिटी की परमिशन के अपने राइट को ट्रांसफर किया है, या उसने लीज पे दिया है। इफ इट इज ट्रांसफर्ड और सबलेट, यानी सब लीज पे दिया है बाय द होल्डर विदाउट द परमिशन ऑफ सेड अथॉरिटी, यानी एक्साइज कमिश्नर की परमिशन के बिना अगर किसी भी लाइसेंस होल्डर ने उसे आगे फर्दर सबलेट किया है, तब उसका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है और सस्पेंड किया जा सकता है। मान लीजिए कोई ड्यूटी या कोई फीस पेमेंट करने के लिए कहा गया है और वो पे नहीं करता है, नॉट ड्यूली पेड, तब भी लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। थर्ड ये कहता है कि अगर LLP में कोई कंडीशंस है या कोई टर्म्स दे रखी है, और उन कंडीशंस या टर्म की LPP की जो भी कंडीशन और टर्म्स है उसको अगर कोई भी पर्सन वोलेट करता है या जो भी कंडीशन दे रखी है उनका कोई ब्रीच करता है, तब लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। और D पॉइंट कहता है कि मान लीजिए इस एक्ट में कोई पनिशेबल है या रेवेन्यू एक्ट में पनिशेबल है। ठीक है। अंडर दिस एक्ट मान लीजिए इस एक्ट में कोई ऑफेंस किया है, या कोई ऑफेंस किया है रेवेन्यू में, या कोई NDPS एक्ट में किया है, या फिर कोई मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट में किया है, या फिर IPC में किया है, 482 से 489 तक के कोई ऑफेंस किए गए। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई ऐसा ऑफेंस किया गया है जो कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है, तब भी अगर किसी को, इसमें एक वर्ड ये ध्यान रखना है, अगर इन एक्ट में भी अगर किसी को कन्विक्ट किया गया है तो एक्साइज कमिश्नर के पास में ये पावर है कि उसका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है। ई पॉइंट क्या कहता है? ई कहता है कि मान लीजिए जिस भी पर्सन ने एक्सक्लूसिव प्रिविलेज जिसे दिया गया है उसने रिटर्न में एप्लीकेशन ही नहीं किया उस पर्सन ने, तब भी ऐसा लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। Where a license, permit or pass has been granted on the application of grantee
ऑफ एक्सक्लूसिव प्रिविलेज। जिस पर्सन को एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है उसने क्या नहीं किया, एप्लीकेशन ही नहीं दिया ऐसा। राइटिंग में ऐसा एप्लीकेशन नहीं दिया तो भी इसका रद्द किया जा सकता है। एफ पॉइंट कहते हैं कि उसमें जो एलपीपी है उसके कंडीशंस में ये लिख रखा है कि अपनी इच्छा से कभी भी कर सकते हैं, तब भी किया जा सकता है। सेकंड जो क्लोज है वो ये कहता है जहां की, मान लीजिए इस एक्ट में, वही सेम चीज, मान लीजिए इस एक्ट में या किसी भी अदर एक्ट में, चाहे वो रेवेन्यू एक्ट हो, चाहे एनडीपीएस एक्ट हो, चाहे अफीम एक्ट हो, अगर इस एक्ट में जो एक्साइज कमिश्नर को पावर है उसको ये भी पावर है कि जब वो इस एक्ट में कोई कैंसिल कर रहा है एलपीपी को, तो वो उस लाइसेंस को तब भी वहां अगर कोई लाइसेंस किसी दूसरे एक्ट में अगर कोई लाइसेंस मिले हुए हैं, एनडीपीएस में हो गया या रेवेन्यू में हो गया, तो उनको भी कैंसिल कर सकता है, उनको भी रद्द करने का पावर उसके पास में है। ये है सेक्शन 20 सॉरी 34। सेक्शन 35 ये बात करता है कि क्या और कोई पावर भी है। मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन है या ऐसी कोई भी बात है जो 34 में नहीं दे रखी, लेकिन एक्साइज कमिश्नर को ये लग रहा है कि इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाना चाहिए, एलपीपी कैंसिल किया जाना चाहिए, शुड बी कैंसल्ड फॉर एनी कोज अदर देन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 34 में जो दे रखा है उससे अलग, तब भी कर सकता है। लेकिन उसमें एक चीज ये ध्यान रखनी होगी कि 15 डेज का पहले नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद में वो कर सकता है, या फिर बिना नोटिस के भी, विदाउट नोटिस के भी ऐसा जो लाइसेंस है उसको रद्द किया जा सकता है। मान लीजिए एडवांस में कोई फीस दे दी है या कोई डिपॉजिट पहले ही दे दिया है लाइसेंस के इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइसेंस, तब जो भी अमाउंट होगा स्टेट गवर्नमेंट का, अगर कोई भी अमाउंट है तो उसका जो भी ड्यू बचा है उसको काट के वापस रिफंड कर दिया जाएगा। ये इसका क्लोज 2 कहता है। और थर्ड ये कहता है इफ एनी लाइसेंस परमिट और पास बी कैंसल्ड अंडर सब क्लोज बी subsection first in addition to the sum remitted as aforesaid, there shall be paid to the licensee such further sum by way of compensation as the excise commissioner may। जो भी एक्साइज कमिश्नर डायरेक्ट करे वो उसे एज ए कंपनसेशन के तौर पर दी जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 36 से। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।